जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी लेखपाल मैथ मॉक टेस्ट नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा है, इसको पार्श्व बोलते हैं, तो इसको भुजा भी कह सकते हैं, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, विपरीत भुजा से उसकी विपरीत पार्श्व लिखा है से उसकी दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली बात की समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आयत जैसा होता है लेकिन इसकी जो प्रत्येक कोण है वो संपूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक भुजा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान के चलते हैं ये वाली भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको ए लिख लेते हैं, बी सी और डी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इसके सामने वाली भुजा कितने दूरी पे है, तो 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो कहने का मतलब ये वाली भुजा का मान कितना दे दिया है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस ये दोनों भुजाओं का गुणा, मतलब दो संलग्न भुजाओं के गुणा से इनका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मतलब AD कर दे, AD गुणे AB कर सकते हैं, या फिर BC गुणे DE कर सकते हैं, ये गुणे ये कर सकते हैं। मतलब कोई दो भुजाएं जो आपस में संलग्न हो, 5 की भुजाएं, तो आयत की तरह निकलता है। जैसे आयत में A गुणे B करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सेम यहाँ भी वैसे ही है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 14 का गुणा हम कर देंगे 16 में। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 196। अब गुणा करने पे जो मान आए, तो गुणा करने पे मान आएगा इसका 224 सेमी स्क्वायर। अब हम कैसे इसको कर रहे हैं, तो सॉरी ये यहाँ पे आपका ये क्या होगा, गुणा नहीं होगा, ये चीज़ आपकी 196 प्लस 28, तो इसको ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। अब ये चीज़ हमने कैसे लिखा है, तो हमको 14 का स्क्वायर पता था, तो हम इसको तोड़ दिए 14 प्लस 2 में। ठीक है, तो ये 2 है, इसको तोड़ दिए तो इसमें 14 गुणा किया तो ये 28, अब इसको ऐड किया तो हमें कितना मिल गया, 224। ठीक है, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि टाइम किस हिसाब से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस बेसिस पे काम कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे आएगा, ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। ठीक है, तो इसका बस इसमें मेन क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें बस मेन यही समझना था कि ये 14 और ये 16 कैसे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि तीन संख्याएं 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 12 है। तो ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास 3 नंबर है। पहले हम इस चीज़ों को समझ लेते हैं कि इस अनुपात दिया हो और HCF दिया हो तो उसमें रिलेशन क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या 10 है, दूसरी आपकी मान लेते हैं 15 है, और तीसरी आपकी 25 है। तो इसको हम अगर गुणनखंड इसका अगर हम 10 का करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, यहाँ से 3 गुणे 5 करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 25 का 5 गुणे 5। तो अब इसका अगर हम HCF देखें तो जो हाईएस्ट कॉमन होता है वहीं, जैसे इन तीनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो कौन सा है, 5 है। तो कहने का मतलब 10, 15 और 25 का जो HCF होगा वो आपका कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ठीक, तो यही चीज़ अगर हम मान लेते हैं कि अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आए, अगर मान लेते हैं कि ये जो 3 नंबर दिए हैं, 1 संबंधित 2 संबंधित 3, तो अगर माना कि हमारे पास एक नंबर x है, दूसरा 2x है, और तीसरा कितना है, 3x। ठीक है, तो अब इन तीनों नंबर का अगर HCF निकालें तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। लेकिन इन तीनों का जो HCF दिया हुआ है कितना, महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 12। कहने का मतलब x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12। ठीक है, तो यहाँ से अब तीनों नंबर हम निकाल लेंगे, तीनों नंबर निकालेंगे तो x एक तो 12 हो गया, अब एक दूसरा क्या है, 2x है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, x जब 12 है तो 2x का मान आपका हो जाएगा 24, और 3x का मान कितना हो जाएगा फिर
तो यहाँ से हो जाएगा 36। तो तीनों नंबर हमें मिल गए, 12, 24 और 36। तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं पूछ रहा है, तो तीनों का मान पूछ रहा है, तीन अलग अलग संख्याओं का, तो 12, 24 और 36। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या का दुगना है। ठीक है, कक्षा में 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:1। कक्षा में लड़कों के आयु का योग कितना होगा? तो सबसे पहले अब यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या का दुगना है। तो अगर हम अगला स्टेप, अगर अगला वाक्य पढ़ते हैं सेंटेंस में, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 36 है, जिनमें से उनका रेशियो दे रखा है लड़कों लड़कियों का अनुपात का 5:1। तो इस लाइन से हमको लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यहाँ से निकल जाएगा। तो हम पहले इसी लाइन से हम पहले लड़कियों का संख्या निकाल लेते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 36 है। ठीक है, अब इसमें से लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? 5:1। कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या 5x और लड़कियों की संख्या x है, तो ये टोटल कितने के बराबर है? 5x प्लस x, ये बराबर है आपका 36 के। तो x का मान 6x बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6। यहाँ से कैंसिल आउट होकर यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 6। तो लड़कियों का संख्या कितना हो गया? x, ये तो लड़कियों का संख्या था ना, लड़कियों का संख्या था, ये लड़कियों का संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हमको लड़कियों का संख्या पता चल गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों की आयु का औसत कितना है? लड़कियों का दुगना है। तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो लड़कों का औसत लिखें अगर यहाँ पे, तो लड़कों का औसत, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 × 2, 6 × 2, मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लड़कों का औसत कितना दिया है? 12 हो गया। तो अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो इसको लिख सकते हैं लड़कों के आयु का योग बटे लड़कों की कुल संख्या, लड़कों का कुल संख्या, यही तो औसत होता है। तो यहाँ पे कितने के बराबर है? 12 के। तो लड़कों का कुल संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x निकाला है 6, और यहाँ से लड़कों का कुल संख्या कितना है? 5x। तो लड़कों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 5 और गुणे 6। तो लड़कों का कुल संख्या हो गया आपका कितना? 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। मान लेते हैं कि अब यहाँ पे आंसर निकल के हमारा कितना आएगा? तो जो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्या लिखा, मतलब लड़कों के आयु का योग और बटे लड़कों की कुल संख्या हमने निकाला ये 30। तो ये 30 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आपका हो गया 12। तो अभी ये चीज़ यहाँ डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 12 और गुणे जब हम 30 करेंगे तो हमें कितना निकल के आएगा? 12 × 36, तो 360। ठीक है, तो यहाँ से हमको पूछ ही यही रहा था कि लड़कों की कुल आयु का योग। तो लड़कों के कुल आयु का योग कितना निकल के आ गया? 360। इसका जो सही आंसर है वो आपका है सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो 360 इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं पूरा सही से। यहाँ पे एक पहला ऑप्शन दिया है 11/13, 9/11 और 3/4। ठीक है, और यहाँ से ये दिया है 5/7। अब इस चीज़ को हमें समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटी भिन्न है कि बड़ी भिन्न है, या फिर इसको बोल देता कि आरोही में लिखिए या फिर अवरोही में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनके डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस कितना है? 2 का है। इसका डिफरेंस कितना है? 2 का है।
इसका डिफरेंस कितना है, 1 का है, और इसका डिफरेंस देखा जाए तो 2 का है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 11/2, 9/2, यहाँ पे 3/1, 5/2, ठीक है। अब इसको हम फ्रैक्शन से डेसिमल में अगर बदलें तो कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक। और यहाँ से डिवाइड किया तो 1 से कोई मतलब नहीं, 3 मिलेगा। यहाँ से देखेंगे तो ये 2.5 के आसपास आएगा। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटा कौन सा मान निकल गया है, 2.5। तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सी वैल्यू है, 5.5, मतलब 5/7, 5/7 है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका होगा 5/7, ऑप्शन नंबर 4। इसमें करना कैसे, एक बार इस चीज़ को फिर से समझ लेते हैं। पहले हम चीज़ों को लिखेंगे, एक लिख लिया, फिर उसमें देखेंगे अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो अंश और हर के बीच का डिफरेंस 2 है। यहाँ पे सब में देख लेंगे कि डिफरेंस कितना है, उसी डिफरेंस से हम फिर उसमें अंश में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस 2 था तो 11 में डिवाइड किया हमने 2 से, 9 में डिवाइड किया 2 से, 3 में डिवाइड किया 1 से, और यहीं पे हमने 5 में डिवाइड किया 2 से, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। फिर उसके बाद पूर्णांक चीज़ को हमने डिवाइड करके दशमलव में लिखा, दशमलव लिखने के बाद देख लेंगे उसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या, तो चेक करके वहाँ पर लगा देंगे। अब यहीं पे बड़ी पूछ लेता तो ये 11/13 होता। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होता जिसमें 3/4 नहीं है, चलिए मैं एक उदाहरण लेके बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 4 नंबर दिया हुआ, 4 फ्रैक्शन दिया है, 11/13 है, और 5/7 है, 9/11 है, और 10 यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 है, ठीक है। अब इसमें से पूछ लेता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, इसको 5/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ना रखते हैं, इसमें समझना है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसी इतना को रखते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं 13/15, ठीक। अगर बस इतना होता, जिनके मतलब सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 है, 2 है। कहने का मतलब 2 ही नहीं हो सकता है, यहाँ पे बस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अगर डिफरेंस सेम है। तो अब हम अंश को देखेंगे, जिसमें अगर छोटा या बड़ा कुछ भी पूछ रहा है तो उसमें अंश को चेक करेंगे। अंश में अगर जिसका मान बड़ा होगा, जैसे कि इस केस में सबसे बड़ा मान किसका है, 13 का, तो ये वाली भिन्न, यही वाली भिन्न, जैसे 13/15 वाली भिन्न, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब सबसे छोटी की बात कर ले तो यहाँ पे 5 सबसे छोटा है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। वो कब ऐसा केस लगेगा, जब इन अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है सभी भिन्न, सभी फ्रैक्शन का समान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 2/5 उस संख्या के 5/8 से 27 कम है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या x है, तो इसका 5/8, इसका 5/8 x, और इसके 2/5 से, मतलब 2/5 x से कितना कम है, तो 27 कम है। तो कहने का मतलब इसमें से अगर हम इतना को घटा दें तो हमको कितना मिलेगा, 27, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25x माइनस ये आपका 16x बटा ये हो जाएगा आपका 40, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 27, ठीक है। तो यहाँ से ये घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9x बटा 40 ही, यहाँ से आपका होगा 27। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, यहाँ से अगर फिर अब ये 40 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो आपका कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 120, मतलब वह संख्या कौन सी थी, तो 120 थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों की उम्र का औसत 15 वर्ष है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास 20 विद्यार्थियों की औसत आयु नहीं, 20 विद्यार्थियों की कुल आयु कितना है, ये 20 है। तो इसमें हम अगर 20 विद्यार्थियों से डिवाइड कर दें तो ये चीज़ मिला के क्या हो गई, औसत हो गई। ये कितने के बराबर है,
15 की। A20 क्या शो कर रहा है? A20 ये बता रहा है कि 20 विद्यार्थियों की कुल उम्र कितना है, ये चीज बता रहा है कि A20 बता रहा है कि 20 विद्यार्थियों का कुल उम्र कितना है, तो ये A20 है। अब उसी में से अगर हम 20 विद्यार्थियों से डिवाइड कर देते उसका औसत निकल के आ गया ये कितना, 15। ठीक है, तो 20 विद्यार्थियों का कुल उम्र मतलब A20 बराबर कितना, A20 बराबर कितना आ जाएगा, 15 गुणे आपका 20, तो ये 20 बराबर हो जाएगा आपका 300। ठीक है, एक मान लेते हैं कि ये इक्वेशन बन गया आपका एक। अब इसमें क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि उनके अध्यापक का उम्र उन सभी 21 की उम्र के औसत के 30 वर्ष अधिक है। अब हम मान लेते हैं कि A21 इसमें से एक तो 20 विद्यार्थी वो हैं जो इसमें से पहले से थे, उसमें से एक टीचर बढ़ गए हैं। ठीक है, ठीक है, इनका औसत कितना है, तो इनका औसत कितना है आपका, तो मान लेते हैं कि यक्स है। ठीक, अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, अब मान लेते हैं कि ये A21 इंटू 21 इंटू यक्स। ठीक है, अब इसमें 20 विद्यार्थियों का उम्र भी है और टीचर का भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A20 जो 20 विद्यार्थी को अलग कर लिया, ये टीचर का। ठीक है, ये बराबर कितने का, 21 यक्स के। अब यहाँ से टीचर का उम्र बोल कितना रहा है कि मतलब टोटल जो 21 लोग हैं, 20 विद्यार्थी और प्लस टीचर, उनके उम्र के औसत से 30 वर्ष अधिक है। तो अगर उनका औसत कितना था, यक्स माना था हमने, तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे फिर, औसत और प्लस 30, क्योंकि 30 अधिक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका, तो 21 यक्स के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो A20 का मान कितना दिया है, 300, और यहाँ से यक्स वैसे ही लिखेंगे और इसके बाद 30 जो लिखा था वो रहेगा, और यहाँ से 21 यक्स, तो ये यक्स यहाँ से जाएगा इधर, तो यहाँ से इसको यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा। पहले इस चीज़ को इसमें हम ऐड कर लें, तो 300 और 300 में 30 जोड़ेंगे तो 330 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 यक्स। यहाँ से कैंसिल आउट एक जीरो, और यहाँ से फिर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 16, 16.5। ठीक है, तो ये तो औसत निकल के आ गया 21 लोगों का, 20 विद्यार्थियों का और प्लस टीचर का। लेकिन औसत से ये 30 अधिक था, तो टीचर का आयु में अभी ये 30 ऐड करना है, तो 16 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अभी इस चीज़ को हमने समझाया था कि फ्रैक्शन को कैसे अलग करके लिखते हैं इसके पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें अब 30 कैसे, यहाँ से अभी इसमें हमें 30 ऐड करना है, 30 इसमें ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 46 प्लस 1/2। अब इस चीज़ को फिर जैसे हम दूर करके लिखें वैसे इसको हम पास लिख सकते हैं, तो इसमें वर्ष हो जाएगा अध्यापक की ओर। इसमें अध्यापक का उम्र पूछ रहा था, तो अध्यापक का उम्र कितना हो गया, 46.5 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा 46.5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो 4, 5, 6, 12, 15 और 18 और 36 से विभाजित हो जाए। तो जब ऐसा कुछ पूछे तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो एक क्वेश्चन था इस पे आया हुआ, उसको समझाया था कि हम इसमें क्या करते हैं, सीधा इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो 4 का लेना है, 5 का लेना है, 6, 12, 15, 18 और 36। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 5 वैसे ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से 3 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 और गुणे 3। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर 2 का देखा जाए तो कितना है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2 गुणे 2। ठीक है, अब 3 चेक करते हैं, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 गुणे 3, और कहीं तो ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। अब अगला चेक करते हैं 5 के लिए, तो 5 एक ही बार है, मतलब एक ही पावर है इसका। तो अब इस चीज़ को हम गुणा करेंगे इसमें तो कितना मिलेगा हमको, तो अब इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये तो 36 था ही पूरा देख रहे हैं, तो 36 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 180। ठीक है, अब ये आ गए हमारा सबसे वो छोटी मान, जिसमें अगर हम इन सभी से अगर डिवाइड करें
तो 180 विभाजित हो जाएगा। तो जब अगर अब इसमें इस ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं कि कौन से सबसे छोटी संख्या है, तो अगर इसमें अगर 180 से डिवाइड करें तो विभाजित हो जाए पूर्ण तरीके से, तो ये इससे भी विभाजित हो जाएंगे। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या को उठाते हैं, तो छोटी संख्या कौन सी यहाँ पे सबसे 900। तो 900 में अगर हम 180 से भाग देंगे, अगर ये पूरी तरीके से कट जाती है तो ये जो यहाँ पे जो दी हुई संख्या है वो भी 900 में अगर इनसे डिवाइड करें तो ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये 0 कट जाए, ये 5। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि ये सही होगा, प्रेडिक्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 घाते 0.5 गुणे 0.5 घाते 4 का मान बताइए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें दिया है 4 घाते 0.5 गुणे 0.5 के घाते 4। अब यहाँ से अगर हम इसको लिखें 2 घाते 2 के, यहाँ से इसको पावर में जैसे तैसे लिख देते हैं। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 0.5 को हम लिख सकते हैं कि 5/10। ये 5/10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ से हम ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, एक के घाते कुछ भी हो तो उसका गुणा करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है कैसे लिखे हैं, तो अगर a/b होता है और यहाँ पे m होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं? a के पावर m लिखते हैं और b के पावर m लिखते हैं। तो बस वही चीज़ है। a के पावर यहाँ पे अगर हम 4 लिखते भी हैं तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही रहेगा। अब इस चीज़ को हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूना के 10, एक हम 10 लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 का जैसे का तैसे रहेगा, और यहाँ पे 2 घाते 4 हो जाएगा। तो ये 2 3 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 के पावर 3, कहने का मतलब 1/8। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी संख्या का 3/8 भाग उस संख्या से 25 कम है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन कितना दिया है? 3/8। मान लेते हैं हमारे पास संख्या कौन सी है? 8 है। तो इसका 3/8 कितना होगा? 3 होगा। अब इसमें कह रहा है कि ये 8 3 से कितना कम है? तो 5 कम है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया है? 25 के बराबर दिया है। तो ये 5 25 को प्रदर्शित करेगा, 25 के बराबर होगा। तो 1 कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो हमसे पूछ कह रहा है कि वह संख्या, तो हमने माना था कि वह संख्या कितनी है? 8 है। तो यहाँ से 8 लिखेंगे तो 8 5 गुणे 8 तो आपका हो जाएगा 40। चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि अचानक से कैसे आ गया। तो आंसर इसका आपका 40 है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या कैसे मानते हैं? पहले तो हमने फ्रैक्शन लिखा, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी संख्या है। तो हमारी संख्या क्या हमने मान लिया कि ए हो गई हमारी संख्या 8 है। तो इसका 3/8 करेंगे तो हमें क्या कितना मिल के आएगा? 3। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि किसी संख्या का 3/8 भाग उस संख्या से 25 कम है। तो कहने मतलब ये संख्या कितनी है? 8 है। यहाँ 3 है, तो 3 8 से कितना कम है? 5 कम है। 5 ही कम है ना। तो लेकिन एक्चुअल में कम कितना है? 25 है। तो 25 के हमने बराबर कर दिया, तो 1 का मान निकाल लिया, फिर 8 का मान निकाल लिया, क्योंकि 8 माना था हमने। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो बेसिक समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है? यक्स है। ठीक है, यक्स का 3/8 भाग उस संख्या से 25 कम है। तो इसका यक्स का हम अगर 3/8 करेंगे, 3/8 यक्स, तो इस संख्या से 25 कम है। कहने का मतलब अगर इसमें से ये यक्स में से 3/8 यक्स घटाएंगे तो कितने के बराबर होगा? 25 के। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो यक्स का मान भी निकालेंगे तो 25 कितना आएगा? 40। नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, यहाँ से 8 यक्स माइनस 3 यक्स बट्टे कितना हो जाएगा? 8 बराबर 25। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 5 यक्स बटा 8 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 25। ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यक्स का मान निकल के आ जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, तो ये आपका हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये तो रहा आपका बेसिक, ये रहा आपका लॉजिकल जो आप सोच सकते हैं।
तो आपको जो अच्छा लगे उस चीज़ को करिए। मेरे ख्याल से तो आप अगर यहीं अगर चीज़ सीख लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसका ऑप्शन 4 है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं भैया। ठीक है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब कह रहा है कि बी कार्य करने का क्षमता ए से अधिक है, मतलब बी ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, अगर 50% का अगर हम फ्रैक्शन लिखते हैं कितना होगा, तो ये 1/2 होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ए काम एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो ये बी उससे 50% अधिक है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा काम करेगा। तो अगर ए 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो बी कितना करेगा? 3 यूनिट करेगा, क्योंकि उससे 50% अधिक काम कर रहा है, मतलब बी ताकतवर है ए से। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इस रेशियो का मतलब समझ लीजिए। इसमें ये कह रहा है कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कितने दिन में काम करेगा, मतलब एक दिन में कितना यूनिट? 3 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। अब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ए 9 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? तो वो टोटल कितने यूनिट काम करेगा? 18 यूनिट। अब इसमें पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 18 यूनिट। और जबकि बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 3 यूनिट काम कर लेता है। हमारे पास है 18 यूनिट वर्क। तो अब 18 यूनिट वर्क को 3 यूनिट के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा? तो यहाँ से 6 दिन में खत्म कर देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 5 सदस्यों का औसत आयु छठे सदस्य की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, यदि सभी सदस्यों की औसत आयु इतनी वर्ष है तो छठे सदस्य की आयु कितना होगा? तो चलिए लिख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि 5 सदस्य, छठे सदस्य की आयु कितनी है? यक्स है। 6वें सदस्य की आयु कितनी है? मान लेते हैं, हमने माना 6वें सदस्य की आयु कितनी है? यक्स है। और ये 5 ये शो कर रहा है कि अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हमने समझाया था कि इसको ये 20 वाला जो विद्यार्थियों वाला और अध्यापक वाला था, तो इसमें हम मान लेते हैं कि ये 5 क्या है? 5 सदस्यों की आयु है, और ये छठा सदस्य। ठीक है, बटे 6 कैसे? 5 ये लोग, एक ये सदस्य, छठा सदस्य, तो बटे 6। तो 6 की औसत कितना दिया हुआ है? इतना 30 सही 2/3। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 30 सही 2/3 वर्ष, ये इतने के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो छठे सदस्य की आयु निकल जाएगा 1 मिनट। ये तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन गया। यदि सभी 6 सदस्यों की औसत आयु इतना दिया है तब, तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन गया। लेकिन हमको अभी A5 निकालना है, तो A5 निकलेगा कैसे? इसमें पहली लाइन पढ़ते हैं। तो 5 सदस्यों की औसत आयु छठे सदस्य के आयु की 3 गुनी है। तो अब 5 सदस्य की औसत आयु निकालना है, तो 5 सदस्यों का कुल आयु बटे 5 सदस्य बराबर कितने के हैं? 3 गुना है छठे सदस्य के आयु का। तो छठे सदस्य की आयु कितना? यक्स माना था हमने। तो ये आपका A5 अब निकल के कितना आ जाएगा? A5 आपका निकल के आ गया 15 यक्स। अब यहीं से ये 15 यक्स यहाँ पे हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा आपका 15 यक्स प्लस यक्स बटा के ये कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से हो जाएगा ये 30 सही 2/3। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16 यक्स। अब इसको 6 को हम करते हैं इसमें गुणा, तो गुणा करेंगे तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 30 प्लस फ्रैक्शन को हमने बताया था मिश्र भिन्न को ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसको अब इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, और यहाँ से कितना गुणा कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 2/3, तो ये कट जाएगा तो ये जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आएगा 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 184। तो 16 का इसमें अगर हम 16x बराबर कितने हो जाएगा 184 के, तो यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ इसमें 16 से भाग दे देंगे तो 16 एक बार गया, यहाँ से बच गया आपका 2, तो फिर एक बार गया, तो यहाँ से बचा है आपका 8, तो 16 5 80, तो आपका हो जाएगा 11.5 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो 11 का, तो आपका होगा 11.5 वर्ष, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 35% से 52 अधिक है, अब फिर अगर चाहो तो आप इसको यक्स मान के लगा लो, या फिर जो हमने अभी बताया था उसको फ्रैक्शन में करके लगा लो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अब 35% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, यक्स मान के तो आप आसानी से लगा सकते हैं, इसको सोचते हैं पहले कैसे लगाते हैं। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ से आपका हो जाएगा 20, अब यहाँ से नहीं, सॉरी, ये आपका 3/20 नहीं होगा, ये आपका होगा 7/20, गलती से हो गया, अभी इसको हटा देते पहले, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया 7/20। अब इसमें कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो 20 है, तो इसका 7/20 कितना होगा, 7 होगा। इनका डिफरेंस कितना दिया है, इनका डिफरेंस दिया है आपका 52, ठीक है। तो ये हम इसको लिख देंगे 52। तो एक यहाँ से अगर हम इससे डिवाइड कर दें, अब इससे हम अगर 1 का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 4, तो 20 का मान कितना होगा, हमारे पास जो संख्या थी 20 थी, तो ये हो जाएगा 20 चौक का 80। तो इसका जो सही आंसर है आपका, तो इसमें 24 32 40, सॉरी, तो ये उसका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमने पहले क्या किया, 35% को हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन में लिखा। फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमारे पास वो संख्या क्या है 20 है, और 20 का अगर हम 7/20 निकाले तो हमें क्या मिल जाएगा 7। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में तो 13 इन दोनों का, लेकिन दिया कितना है क्वेश्चन में 52। तो यहीं 1 का मान यहाँ से निकालेंगे, 1 के मान निकालने के बाद ये हमें 20 चाहिए, तो यहाँ से 20 निकाल लेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे सम्मुख चित्र में ABCD और ये जैसे त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज ABC, यहीं से त्रिभुज DEF दिया है, इसमें से DE का माप पूछ रहा है, तो D और E का मान पूछ रहा है, इसका मान तो मान लेते हैं x है, तो इसको लिखेंगे x बटा के समरूप त्रिभुज है, दोनों दिया है यहाँ पे समरूप है, तो यहाँ से x बटा 2.5 और यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 1.5/3। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x 1.5/3 इंटू 2.5। तो इसको हम लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2.5। तो ये आपका इसमें यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1.25, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है, इस ऑप्शन में दिया नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, लग रहा है कोई मिस्टेक है, एक्चुअल में इसका आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 145 है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संख्याएं, 1 है 2 और ये तीसरी संख्या, इसका औसत कितना दिया है, तो 145 दिया है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना मिल जाएगा हमको, तो ये आपका मिल जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 और 390, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 180 है, तो यहाँ से 180 माइनस कर देंगे तो पहली और दूसरी का मान निकल जाएगा। यहाँ पे 180 रखेंगे, इधर जाएंगे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 210, ठीक है। शेष 2 संख्याओं का अंतर 15 है, तो शेष 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है
15 है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या यही है, तो ऐड कर देते हैं। तो 2 1 कितना निकल के आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2, और ये आपका हो जाएगा 225। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे यहाँ से। अब हम सॉल्व कर, सॉरी इसमें ये जो गुणा करेंगे ये इसमें थोड़ा सा ये अलग आएगा मान इसका, ये चीज़ ये नहीं होगा। यहाँ से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 435। अगर इसमें 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 चौक के 12, 12 1 हो जाएगा 13, 3 कम 3 1 4। अब यहाँ से 180 इसमें से माइनस करेंगे, तीन संख्याओं यहाँ पे इसका 3 का मान कितना दिया है 180, तो 180 यहाँ से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये मान यहाँ से ना आके यहाँ से, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये मान यहाँ से ना आके आपको मान क्या मिलेगा, इसमें से 180 माइनस जब करेंगे तो 180 माइनस करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पे ये 255। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 15, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमको मान क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 270। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो ये एक्चुअल में बड़ी संख्या है, निकल गया है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 135 का जो सही आंसर है वो आपका है 135। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो साझेदार एक व्यापार में इतना और इतना रुपए लगाते हैं, यदि लाभ में एक साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो पहली बात जिस रेशियो में पैसे लगाएंगे उसी रेशियो में लाभ होगा। तो इन्हें मान लेते हैं कि पहले ने लगाया कितना 125 और 00, यहाँ से अगर देखा जाए 12,500 पहले ने लगाया और 8,500 दूसरे ने लगाया, तो ये 00 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से काटें तो ये 25 बार में और ये हो जाएगा 17 बार में। ठीक है, तो इन्होंने मतलब इनका लाभ का रेशियो देखा जाए तो एक को 25 मिलता है और एक को 17 मिलता है, और इन्हीं का डिफरेंस दिया है कितना 300। तो इसका अगर डिफरेंस निकाले तो कितना हो जाएगा, ये कितने के बराबर आएगा, ये आपका बराबर कितने के हैं, तो ये आपके ये इसका डिफरेंस 8 है। अब यही 8 दिया है, ये 8 अधिक है यहाँ से ना 70 80, ये तो ये आपका 300 के बराबर है। ठीक है, तो कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल लाभ एक का 17 है, एक का 25 है, तो एक का जब 17 है और दूसरे का 25 है तो टोटल लाभ कितना होगा, यहाँ से पहले हम एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 300/8, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 5 12, 2 1 3 1 4, तो हमको 42 का मान चाहिए, पूरा यूनिट 42 यूनिट लाभ का मान हमको चाहिए। तो यहाँ से 300/8 गुणे आपका ये हो जाएगा 42, तो ये आपका हो जाएगा 21, 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, और यहाँ से 4 से जब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको कितने मिलेगा, ये 25। तो अब यहाँ से आपका हो जाएगा 75 गुणे 21, तो यहाँ से 75 से एक बार 75 गुना 150, 157, तो ये आपका जो सही आंसर आपको आ जाएगा कि चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 4/7 से 2 अधिक है। ठीक है, उस संख्या के मतलब अगर कोई संख्या है, ये कितना दिया है 3/5, संख्या का 3/5, 3/5 x माइनस 4/7 x, ये इससे 2 अधिक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21x, यहाँ से हो जाएगा ये 20x, और ये हो जाएगा आपका 35, तो ये 2 के बराबर। इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो यहाँ से मिलेगा x/35। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 2 के, तो x का मान अगर हम निकालें यहाँ से तो कितना हो जाएगा 70। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो आपका होगा 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात कि कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको ऊपर लिखना है अंश में और किसको डिनोमिनेटर हर में लिखना है।
तो इसमें जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे रहता है। तो यहाँ पे पूछ कहा है कि संख्या 35 75 का, तो 75 आपका नीचे हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से ये 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सते और ये हो जाएगा 15। तो 1/15 का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, तो फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में लिखेंगे 1/15 को, तो आपका होता है 16/2/3%। अब इसमें से हम इसको गुणा कर लेंगे तो इसका अब मान निकाल के लिख लेंगे कितना होगा। सॉरी, ये 6 सही होता है, 16 सही नहीं होता। ये होता है आपका 6 सही, यह होता है आपका 6 सही 2/3। अब इसमें इसको हम गुणा कर लेंगे, इसको लिखेंगे पहले कैसे, तो 6 लिख लेंगे, यहाँ से 2 और 3, ठीक है। अब इसमें से अलग अलग से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 और ये आपका हो जाएगा 14/3। अब इस चीज़ को हम अगर 3 का डिवाइड कर दें इसमें तो कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा। तो 4 और 42 ये हो जाएगा आपका 46 और 2/3। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को ये पूरा ये कैसे होता है इसको हम पूरा डिटेल में समझाएंगे वहाँ पे। बस अभी आप समझिए, बस मेन आपको इस क्वेश्चन में बस इतना समझना था कि हमको ये कैसे लिखना है, ये वाला पोर्शन इस क्वेश्चन में बस इतना समझना। बाकी ये तो परसेंटेज वाला पोर्शन है जिसमें कैलकुलेटिव पार्ट कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं तो हम जब परसेंटेज वाली सीरीज लाएंगे तो उसमें हम इस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे ये चीज़ कैसे लिखी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका है वो 46 सही 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसी धन का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज इतना रुपया है। तो सिंपल वही फॉर्मूले पे लिखेंगे। साधारण ब्याज कितना है, 5100 रुपया मान लेते हैं, हमें पी है। यहाँ से 12.5% लिखा हुआ है तो इसको 12.5 को हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 12 × 24 = 25% और बटे 3, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 × 100 का फॉर्मूले का, इसको ये लिखे हमने नीचे। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा 1700 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और इस चीज़ को हम लिखेंगे P बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1700 गुणे ये चीज़ चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ से चाहें तो इस चीज़ को भी हम कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा आपका कितना 4। तो ये 4 और 2 के 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो अब इसमें गुणा कर लेते हैं, गुणा करके 17 गुणे 8 करेंगे तो अब जब इसका हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो हमको कितना मिल जाएगा 136। 17 गुणा कर 136 और ये 00 आगे लगा रहेगा तो यहाँ से इसका जो P का मान आ जाएगा तो 13,600 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन सही है वो आपका है चौथा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तो आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, इस चीज़ को तो आप लगा सकते हैं, वैसे हम लगा देते हैं। ये आपका हो जाएगा 85/100 प्लस आपका कितना है 17, इसका मान हमको पूछ रहा है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 17 5 और 17 दूना के। अब ये हो जाएगा 250। अगर ये देखा जाए तो ये क्या लिखा गया 500/2 प्लस 17 और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 250 प्लस 17, ठीक है। अगर चीज़ें आती हैं तो स्किप करके आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 और ये 2 267। तो इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 3.75 मीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है। अभी सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसको हम लिखेंगे 3.75 मीटर बटे 5 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, अब इसी को परसेंटेज में लिखना है। तो परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 से डिवाइड कर देते हैं या फिर यहाँ से हम 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से डिवाइड। तो ये तो आपका परसेंटेज बता देता नीचे वाला, इसी से मतलब है हमको। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ये अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये 20 बार में जाएगा। अब इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
जी, एक जीरो तो रहेगा पहले, अब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 15, 3 दूना के 6, 1, 7, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। तो आपका कितना आ गया? 75%। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में समरूप वाला, हर पेपर में समरूप का 2 क्वेश्चन है, औसत का 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे अब फिर वही समरूप वाला केस है, तो y का मान पूछ रहा है, तो y/3 लिख लेते हैं। तो यहाँ से √2/2, ये यहाँ से कैंसिल आउट, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3√2। अब ये कैसे लिखा हमने? तो रिस्पेक्ट में जैसे ये y है बटे 3, ठीक है, y/3, इसी तरीके से √2/3, यहाँ से y/3 ये लिखते, तो यहाँ से इसको बटा ये लिख देते। ठीक है। तो आंसर दोनों हिसाब से सेम आता। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया? 3√2। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में तो ये तो प्रमेय है, इस चीज़ को समझिए। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, अगर उनके किसी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला है, तो ये तीसरी भुजा के पहली बात तो पैरेलल होती है, मतलब अगर BC समांतर होगी DE के, ठीक है। और यहाँ पे BC क्या होती है? BC होती है बराबर 2DE, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका BC/DE, मतलब 2:2/1, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 संबंधी 1। अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे पूछ रहा है। तो DE और BC पूछ रहा है, तो DE/BC पूछ रहा है, तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1 संबंधी 2, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मिश्र अनुपात पूछ रहा है। जैसे कि 3 रेशियो दिया है, उसका मिश्र अनुपात निकालने के लिए पूछ रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेशियो दिया है, A संबंधी B, B संबंधी C और C संबंधी D, या कुछ भी दे सकता है। अगर इनका मिश्र अनुपात पूछे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे? A/B/C, पहले वाला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। ये रेशियो में लिख देंगे, B/C, ये B/C और D। तो यहाँ पे भिन्न सेम वही है काम, इसको भी हमने वैसे ही करना है। तो यहाँ पे पहला क्या है? इसमें पहला है 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर इसी को रेशियो में लिखना है, तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 5/3 और 7, तो इसको लिखेंगे 5/3 और 7। तो ये 5 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट, तो हमें पास बचा कितना? 4 संबंधी 7। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है 4 संबंधी 7। ठीक है। इस क्वेश्चन का 4 संबंधी 7। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, उन चीज़ों को आप कमेंट करिए, चीज़ों को पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को दोबारा समझाऊँ। वैसे तो आप अगर वीडियो पॉज करके कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।